नमस्कार, आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स, साथ में आपके शिखा ठाकुर। प्रधानमंत्री मोदी मेरठ से लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज करेंगे। ये पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री ने चुनाव ताली ठोकने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश को चुना हो। इससे पहले 2019 में उन्होंने मेरठ से चुनाव प्रचार का आगाज किया, जबकि 2014 में बुलंदशहर से ही चुनावी बिगुल फूंका था। वेस्ट उत्तर प्रदेश की सियासी राजधानी कहे जाने वाले मेरठ से एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को साधेंगे। इस दौरान मेरठ में उनके साथ राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह भी मंच पर रहेंगे। एनडीए से गठबंधन होने के बाद जयंत पहली बार प्रधानमंत्री मोदी संग मंच साझा करेंगे। आपको बता दें, एनडीए में शामिल होने के बाद आरएलडी के हिस्से में 2 लोकसभा सीटें बिजनौर और बागपत आई है। इसके अलावा आरएलडी को एक विधान परिषद सीट भी बीजेपी ने दी है। वहीं एनडीए में शामिल होने के बाद जयंत चौधरी मेरठ में प्रधानमंत्री मोदी के साथ नजर आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व पीएम चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा के बाद जयंत ने एक्स पर पोस्ट किया, दिल जीत लिया। वहीं प्रधानमंत्री की इस घोषणा के कुछ ही दिनों बाद जयंत चौधरी विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडी का साथ छोड़ करके एनडीए में शामिल होते हुए नजर आए। जाटलैंड से चुनाव का आगाज प्रधानमंत्री मोदी के लिए लकी माना जाता है। 2014 और बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी ने प्रदेश की 80 में से 73 सीटों पर परचम लहराया। तब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सभी 14 सीटें पार्टी के खाते में गईं, जबकि 2019 में सपा और बसपा गठबंधन के सामने बीजेपी को 7 सीटों का नुकसान हुआ। बीजेपी को 62 सीटों पर जीत मिली, जबकि 2 उसकी सहयोगी पार्टी अपना दल के खाते में गई। मौजूदा समय में बीजेपी के पास कुल 8 सीटें हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहां से एक बार फिर से चुनावी बिगुल फूंक करके वोटर्स को साधने की कोशिश करेंगे। बीजेपी को 2019 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नगीना, बिजनौर, संभल, अमरोहा, सहारनपुर और मुरादाबाद सीट पर हार का सामना करना पड़ा। पार्टी की निगाहें इन सीटों के साथ यहां की सभी 14 सीटों को जीतने पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ मेरठ की जनता को संबोधित करेंगे, बल्कि समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वोटर्स को भी साधेंगे। पिछले चुनाव में 7 सीटों पर हार मिली थी और इनमें से ज्यादातर सीट मुस्लिम बाहुल्य थी। 2019 की इस हार के बाद से बीजेपी ने बीएसपी और समाजवादी पार्टी की काट खोज निकाली। बीजेपी ने इस बार मेरठ में रामायण में भगवान राम का रोल करने वाले अभिनेता अरुण गोविल को मैदान में उतारा। अरुण गोविल को मेरठ से उम्मीदवार बनाए जाने से बीजेपी के कार्यकर्ता काफी खुश हैं। टिकट मिलने के बाद पहली बार 27 मार्च को बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल मेरठ पहुंचे। यहां उन्होंने औगड़नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर आशीर्वाद लेकर के चुनावी समर में उतर पड़े। प्रधानमंत्री मोदी भी मेरठ में रैली करने वाले हैं। रामायण के राम यानी अरुण गोविल के जरिए बीजेपी की कोशिश पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सभी 27 लोकसभा सीटों को साधने की है। रामायण के राम के जरिए बीजेपी की कोशिश इन सीटों को न सिर्फ हासिल करने की है, बल्कि वो इस बार 27 के स्कोर तक पहुंचना चाहती है ताकि प्रदेश में 80 का टारगेट पूरा हो सके। मेरठ की सीट पर बीजेपी की मजबूत पकड़ है और यहां 2009 से लगातार बीजेपी जीत रही है। गोविल को टिकट देकर के बीजेपी ने समाजवादी पार्टी और बीएसपी को झटका दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इन सीटों पर नजर है। 2019 में बीजेपी को 7 सीटों पर मिली थी हार। नगीना, बिजनौर, संभल, अमरोहा में बीजेपी हारी। सहारनपुर और मुरादाबाद सीट पर भी हार मिली थी। 2014 में जब मोदी ने बुलंदशहर से चुनावी रैलियों का श्री गणेश किया, तब बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 80 में से 71 सीटें जीती, जबकि 2019 में ये संख्या घट करके 62 रह गई। 10 साल पहले पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 19 सीटें मिली। 2024 में भी पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश की सभी 19 सीटें जीतना चाहती है। 2019 में उसे 7 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। इतिहास दोहराना चाहती है बीजेपी, कैसे, ये भी समझें। 2014 में बुलंदशहर से प्रधानमंत्री ने किया था चुनावी आगाज। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 80 में से 71 सीटें जीती। 2019 में संख्या घट करके 62 रह गई। 10 साल पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुल 19 सीटें मिली। 2024 में भी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 19 सीटों पर नजर। 2019 में 7 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। एहतेशाम सिद्दीकी मेरे सहयोगी इस वक्त कनेक्ट हो गए हैं। एहतेशाम, अगर जोड़ तोड़ की स्थिति में हम देखें तो भाजपा जो इस वक्त में पॉलिटिक्स कर रही है और जो पॉलिटिकल पार्टीज को साधने की कोशिश करते हुए और जो जनता को साधने की कोशिश इस समय बीजेपी कर रही है, अरुण गोविल को उतारने का सीधा सीधा मतलब है कि जो लोकसभा सीटें इर्द गिर्द है वो सधे। लेकिन कहीं ना कहीं नॉर्थ बेल्ट में पूरी मजबूती के साथ बीजेपी उतरती रही है और जो संख्या बल नजर आया वो हमेशा बीजेपी के फेवर में नजर आया। अब ऐसे में आगे जो है किस रणनीति के साथ इस समय बीजेपी अपने प्रत्याशियों को उत्तर प्रदेश में उतार रही है?
देखिए शिखा, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर उसी जमीन का इस्तेमाल किया है जो जहां पर वो पहले करते रहे हैं, और ये काफी लकी शहर माना जाता है मेरठ। अगर हम बात करें 14 की, तो उन्होंने यहीं से आगाज किया था, और राम मंदिर की स्थापना के बाद वो फिर उसी शहर में आ रहे हैं जहां पर उन्होंने राम गोविल को मैदान में उतारा। राम गोविल वही है, वही चेहरा है जिसने लोगों को रामायण के बारे में बताया था, और कहीं न कहीं बीजेपी के लिए वो सकारात्मक चेहरा हो सकते हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी सबसे बड़ी परेशानी थी वो जाटलैंड को भी उन्होंने चौधरी अजीत सिंह के नाम पर भारत रत्न देकर उन्होंने साध लिया। ऐसे में अगर हम बात करें मेरठ की सियासी रैली की, तो वो काफी अहम मानी जा रही है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सभी सीटों को जीतने के लिए प्रधानमंत्री वहीं से अपना चुनावी शंखनाद करेंगे, और उनके साथ मंच भी आरएलडी साझा करने जा रही है। तो कहीं न कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी पूरी तरह से मजबूत है, और बीजेपी इस बात की पूरी कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश की 80 से 80 सीटों को जीतने में कामयाब हो जाए। लेकिन अब की उत्तर प्रदेश में मुकाबला त्रिकोणीय देखने को मिलेगा। ज्यादातर सीटों पर कहीं न कहीं बीजेपी और इंडिया गठबंधन की लड़ाई देखने को मिलेगी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने कहीं हर सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, कहीं न कहीं दोनों टीमों को, दोनों पॉलिटिकल पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे में कहीं कहीं उलटफेर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम बाहुल्य सीटें रहती हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीता है। प्रधानमंत्री को ये पूरी उम्मीद है कि उन्होंने जिस तरह से काम किया है उससे जो अल्पसंख्यक वर्ग का वोट है वो कहीं न कहीं भारतीय खेमे में आएगा। प्रधानमंत्री मोदी वहां पर चुनावी रैली के साथ इसका आगाज करना चाह रहे हैं। अक्षय मेरे सहयोगी भी कनेक्ट हो गए। अक्षय, अगर मेरठ के जातीय समीकरण को समझने की कोशिश करें और पूरे उत्तर प्रदेश के जातीय समीकरण को समझें, तो मुस्लिम बाहुल्य जो वहां पर इलाके हैं उसमें क्या सनातन का ये जो तड़का है वो बीजेपी लगा रही है? क्या इससे सीट में फर्क साफ तौर पर देखा जाएगा? और देखिए शिखा, सबसे बड़ी बात ये रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को फर्टाइल लैंड कहा जाता है और राजनीतिक रूप से भी काफ़ी मजबूत रहा है। ये कहा जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जितने जीता वो यूपी जीतने के साथ साथ देश की गद्दी पर भी बैठता है, और साफ तौर पर है कि बीजेपी ने 2014 के चुनाव में वो करके दिखाया था। इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की यही कोशिश है कि इस ज़मीन से एक बार फिर से अच्छी शुरुआत की जा सके। हालांकि आपने 2019 में देखा होगा कि जब सपा और बसपा का गठबंधन था, मुस्लिम समीकरण को साधने के साथ, दलित के साधने के साथ बीजेपी को वहां पर ज़रूर झटका लगा था। लेकिन इस बार कुछ स्थिति अलग देखने की कोशिश हो रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में मायावती नहीं है, और मायावती का जो वोट बैंक है वो कहा जाता है कि सॉलिड वोट बैंक है, लगभग वो 15 से 17% का है, वो सीधे मायावती को पड़ता है। अब मुस्लिम किस तरफ जाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि बीजेपी ने पासमानदा मुसलमानों को कुछ रिवायतें दे करके या उनकी आवाज़ उठा करके ये कोशिश ज़रूर की है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समीकरण में भी साधने में उसको मदद मिल सके। और अरुण गोविल को इसलिए चुनावी मैदान में उतारा गया है कि रामानंद सागर ने जो रामायण बनाई थी, घर घर तक पहुँचे थे अरुण गोविल, और एक राम के रूप में उनकी उपस्थिति लोगों में देखी जाती है। हालांकि जब वो पहुँचे थे तो थोड़े से असमंजस की स्थिति में ज़रूर देखे, लेकिन राजनीति में कहते हैं कि अभी नए हैं, जल्द ही सब कुछ सीख जाएंगे। और ये माना जा रहा है कि जयंत चौधरी जिस तरह से बीजेपी के साथ आए हैं, बीजेपी को उम्मीद है कि उससे जो जाट नेताओं में या फिर किसी में अगर नाराजगी रही हो वो कहीं ना कहीं दूर हो गई है। किसानों को साधने की कोशिश में बीजेपी ने उनको अपने पाले में लिया है, और ये माना जा रहा है कि जिस तरह से नोएडा की बात हो, गाजियाबाद की बात हो, बुलंदशहर की बात हो, अधिकतर जगह पर आपने देखा होगा, अगर गाजियाबाद को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर जगह पर पुराने जो उम्मीदवारों पर ही भरोसा जताया गया है। वही बात अमरोहा पर भी है, सर्वेश सिंह को मुरादाबाद उतारा गया है। तो ये माना जा रहा है कि बीजेपी अपने समीकरण को साधने में लगी हुई है, और राघव लखनपाल एक बार फिर से बीजेपी के सहारनपुर से उम्मीदवार बनाए गए हैं। गाजियाबाद को छोड़ दें तो सिर्फ वहाँ पर परिवर्तन ज़रूर हुआ है, कुछ वहाँ पर नाराज़गी भी देखने को मिली है, लेकिन कहते हैं कि बीजेपी में नाराज़गी बहुत दिन तक रहती नहीं है, वो जल्द ही सब कुछ साध लिया जाता है। और ये आप देखिएगा कि जाटलैंड में जिस तरह से बीजेपी की एंट्री होने जा रही है, प्रधानमंत्री 31 मार्च को वहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि 12 बजे तक वो पहुँच जाएंगे मेरठ, और वहाँ पर एक विशाल रैली, महारैली को संबोधित करने वाले हैं।
जातीय समीकरण को साधने के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि कुछ जो सीटें हैं, जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, वहाँ पर भी बीजेपी ने अलग तरीके से अपना मापदंड चला है। और जिस तरह से बसपा वहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवारों को उतार रही है, निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन को बहुत तकलीफ होने जा रही है। संभल की सीट निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी ने जीती थी, लेकिन मुरादाबाद की सीट इस बार पसोपेश में स्थिति ये है कि एसटी हसन जो वहाँ से सांसद रहे हैं, स्थानीय सांसद हैं, उनका टिकट काट करके रुचिवीरा को दे देना, और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में रिफ्ट जो देखने को मिल रहा है। खबर ये भी आ रही है कि नोएडा से भी प्रत्याशी बदला जा सकता है, ये इंडिया गठबंधन की तरफ से, जो कि पहले यहाँ महेंद्र नागर को टिकट दिया गया था, फिर उनका टिकट काटकर राहुल अवाना को दिया गया। अब फिर से कहा जा रहा है कि राहुल अवाना का टिकट लौटाया जा रहा है, महेंद्र नागर फिर से चुनाव लड़ सकते हैं। साफ तौर पर है कि कहीं ना कहीं रिफ्ट देखने को मिल रहा है। बीजेपी समीकरण को साधने में लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो रिफ्ट की बात सामने आ रही है, सपा बार बार टिकट्स बदल रही है, पहले जिसको दिया उसी को वापस बदल करके दे दिया। मैं गौतम बुद्ध नगर सीट की बात कर रही हूँ। ऐसे में एहतेशाम, आखिर क्या रीज़न है, क्या जो बीजेपी अपने कॉन्सेप्ट को लेकर के उत्तर प्रदेश या फिर अलग राज्यों में उतर रही है, क्या ये जो तमाम सियासी पार्टियां हैं वो पूरा गणित ठीक से देख लेना चाहती है, फिर अपने प्रत्याशी उतारना चाहती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो प्लानिंग होती है, मैनेजमेंट होता है, जो रणनीति होती है, वो बहुत ही कुशल, बहुत अच्छी होती है। लेकिन जो दूसरी पार्टियां हैं, जो रीजनल पार्टियां, चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात करें या हम किसी और पार्टी की बात करें, उनकी रणनीति बीजेपी के आगे नहीं टिकती है। वो यही हाल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी में अंदर खाने में जो घमासान मचा है, वो टिकटों के लिए घमासान मचा हुआ है। और हर लोग ये जानते हैं कि अखिलेश यादव को टिकटों का निर्णय करना है, और ऐसे में कुछ लोग लोकल यूनिट का दबाव बनाते हैं, कुछ लोग अल्पसंख्यक का दबाव बनाते हैं, कुछ लोग संगठन का दबाव बनाते हैं। इसी चक्कर में अखिलेश यादव कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं और लगातार वो टिकटों को बदलते जा रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं इसका खामियाजा राजनीतिक पार्टी को चुनाव में उठाना पड़ता है। राजनीतिक पार्टियां एक आध टिकट बदलती रहती है, लेकिन जब जो टिकट दिया जा चुका है और नामांकन दाखिल करने के करीब है या नामांकन दाखिल हो चुका है, उसको अगर बार बार बदला जाए तो उसका कहीं ना कहीं खामियाजा राजनीतिक पार्टियों को उठाना पड़ता है। और ऐसे में समाजवादी पार्टी की रणनीतिकार को भी सोचना चाहिए, अखिलेश यादव को भी सोचना चाहिए कि इससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के को डेंट लगता है, और जो जनता है वो कहीं ना कहीं नाराज होती है। और नाराज होने के बाद जो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है वो कहीं दूसरी तरफ शिफ्ट हो सकता है या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को उसका लाभ मिल सकता है। तो आने वाले वक्त में चुनाव में ये पता चलेगा कि अखिलेश यादव ने जो निर्णय किया है, जो फैसला लिया है, वो कहां तक सही है और कहां तक गलत है। जी बिल्कुल। और अक्षय, अगर पूरे मेरठ के जाति समीकरण को देखें तो एक बात समझ में आती है कि बीजेपी इस रण में उतरते ही जातीय समीकरण में और जातियों को कहीं ना कहीं टारगेट कर रही है। हमने देखा कैसे जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने जातीय जनगणना के मुद्दे को उठाया, और बीजेपी बड़ा पावरफुली इसे इस्तेमाल कर रही है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार में। देखिए, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी दिल्ली पहुंची है, तभी से आपने देखा होगा कि जाति समीकरण हो, बूथ स्तर पर जिस तरह से सक्रियता रही हो, बूथ लेवल पर जिस तरह के कार्यकर्ताओं को सक्रियता रही हो, समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों को जरूर ये सीखने की ज़रूरत है बीजेपी से कि वो बूथ मैनेजमेंट लेवल को किस तरह से सक्रिय करते हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार सक्रिय भी रही है, और जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ कल गाजियाबाद दौरे पर थे, आज भी तमाम जगहों पर वो यात्रा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में अभी तक टिकट बंटवारा ही नहीं हो पाया है। अब धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री को अगर टक्कर देनी है तो निश्चित रूप से उनकी तरफ ही सोचना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने जातीय समीकरण को भी, क्योंकि किसान आंदोलन चला था, राकेश टिकैत फैक्टर कहीं ना कहीं ज़रूर थोड़ा बहुत काम करता है, उसको किस तरह से जाट समुदाय को अपने बीच ला सकते हैं और किस तरह से जयंत चौधरी का इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पर सभी की नज़रें हैं। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरठ, जो एक तरफ से पश्चिम उत्तर प्रदेश का बिंदु है, केंद्र बिंदु है, उसको चुना गया है। अरुण गोविल वहाँ पर रहेंगे। एक तरफ तो राम की जो चेहरा है उसको सामने दिखा करके, भले ही पर्दे के राम रहे हो, लेकिन रामलला विराजमान हो गए हैं अयोध्या में, उनको एक चेहरे के रूप में इस्तेमाल करके बीजेपी कहीं ना कहीं हिंदुत्व की राह पर भी आगे बढ़ेगी। कि अब जो चुनाव लड़े जाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि भारत के लोकतंत्र में जब भी चुनाव लड़े गए हैं, सेंटिमेंट को लेकर के लड़े गए। हमने जेपी आंदोलन देखा, वो भी एक सेंटिमेंट था। अब अरुण गोविल को यहाँ चुनावी मैदान में उतारना और इसके साथ
साथ ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होना। जाहिर है लोग इसे कनेक्ट करके देखेंगे और तभी लगभग 27 लोकसभा सीटों पर बीजेपी इस वक्त दांव खेल रही है। शिखा, निश्चित रूप से सेंटिमेंट का ही चुनाव होता है और आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भाषणों में अपनी बातें रखते हैं पूरी तवज्जो और मजबूती के साथ रहते हैं, जनता उनसे कनेक्ट भी करती है। कम्युनिकेशंस में उनका कोई जवाब नहीं है, कभी फंबल नहीं करते, कभी कोशिश करते हैं कि जनता को अपने से जुड़ाव महसूस कर सके। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी किले को मजबूत करने के लिए मेरठ से इसकी शुरुआत की है। ये माना जा रहा है कि अधिकतर जो प्रत्याशी पुराने लौट करके आ रहे हैं और वो चुनावी मैदान में होंगे। निश्चित रूप से इस बार का अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो 19 सीटें हैं वो फतह करने में कामयाबी मिल गई। एहतेशाम, अगर अब आप एनालाइज करने की कोशिश अगर हम करें तो ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो स्थिति इस वक्त है 80 लोकसभा सीटें और बहुत कम जो एक जो पैमाना है उसे साधने की कोशिश भाजपा कर रही है, क्योंकि जाहिर है 80 लोकसभा सीटें जीतने के लिए बहुत ज़्यादा और मेहनत करने की बीजेपी को ज़रूरत नहीं है, कम से कम हिंदी पट्टी में और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में। इस समय लोगों के सेंटिमेंट क्या कह रहे हैं? देखिए, बहुत से वोटर खामोश हैं, वो कुछ बोल नहीं रहे। वोटर बहुत ही चालाक हो गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की पूरी ये कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में जो 29 लोकसभा की सीटें हैं जहां मुस्लिम बाहुल्य है, फैक्टर है, वहां से वो कुछ न कुछ वोट बैंक अपने खेमे में कर ले। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लड़ रही है चुनाव, बीजेपी को ये बात का पता है कि कुछ एंटी कंबेंसी के भी वोट होते हैं। लोकसभा का चुनाव बेहद गर्मी में होने जा रहा है, तपिश ज्यादा रहेगी। ऐसे में जो शहरी इलाकों का वोटर है वो घरों से नहीं निकलेगा और बीजेपी का जो मेन वोटर है वो शहरी इलाकों में रहता है। वोटर है जो ग्रामीण इलाकों में निकलेगा। ग्रामीण इलाकों में अगर हम बात करें तो SC, ST, OBC और मुस्लिम समुदाय की संख्या ज्यादा है, तो बीजेपी को यहाँ के वोटरों में सेंधमारी करनी पड़ेगी और लिहाजा इसीलिए बीजेपी ने बाकायदा अभी से प्लानिंग करके अपने स्टार प्रचारकों की सूची घोषित कर दिया है। इसके साथ ही हम आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने खुद तूफानी दौरा शुरू कर दिया। एक दिन में 2-2, 3-3 जगहों पर वो सम्मेलन कर रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री खुद उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ को साध रहे हैं, जहां से वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों को एक साथ साध लेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि जहां भी कुछ कमी रहती वहां छोटे दलों को मिला के उनके 1%, 2% जो वोट है उनको अपने पाले में खींच लिया जाए। क्योंकि बीजेपी का जो इंटरनल सर्वे है उसमें इस बात का पूरी तरह से जिक्र किया गया है कि ज्यादातर सीटों में 25 से 50 हजार की ही लड़ाई रहेगी, बहुत कम मार्जिन से जीत हार होगी। ऐसे में जितना वोट हो सके वो खींच लिया जाए। और साथ ही जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट बैंक है अल्पसंख्यकों का, क्योंकि अल्पसंख्यक वोट देने में काफी आगे रहते हैं, उसमें से जो पसमंदा समाज है, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, उनका वोट बैंक हासिल कर ले। तो बीजेपी इसी रणनीति पे काम कर रही है और बाकायदा उसने पसमंदा समाज से लेकर अपने प्रोफेशनलों की टीम लगा रखी है कि जो मुस्लिम बेल्ट में वोटिंग होगी वहां पे वो काफी वोट अपने पाले में खींच सके। लेकिन अब ये परिणाम तो 4 तारीख के बाद पता चल जाएगा कि कितना परसेंटेज वोट किसके पाले में गया है। हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि जो उसको नुकसान 19 में हुआ था वो 24 में ना होने पाए। जी, जाहिर है, क्योंकि एक रणनीति बना करके बीजेपी काम करती है तो मकसद तो यही होगा। अक्षय, इस रैली को लेकर के क्या तैयारी कर रही है बीजेपी इस समय उत्तर प्रदेश में? और देखिए, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि यूँ कहें कि दिल्ली से पूरी रैली की मॉनिटरिंग की जा रही है। बीजेपी के तमाम लोग मेरठ पहुंचे भी थे, उन्होंने तैयारियों का जायजा भी लेना शुरू कर दिया है। खबर आ रही है कि एक दिन पहले तमाम जो एजेंसियां हैं उनके लोग तो पहुंच ही जाएंगे। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो उनको भी वहां पर पहुंचाने का काम किया गया है। एजेंसियों को अलर्ट भी किया गया है ताकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई ढील न दिया जा सके। इसके अलावा चुनाव आयोग भी पूरी तरह से मॉनिटर कर रहा है। तो बीजेपी ने तैयारियां पूरी कर रखी हैं। ये माना जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो प्रधानमंत्री की रैली होगी, कोशिश है बीजेपी की कि 5 से 7 लाख लोगों को वहां पर इकट्ठा किया जा सके। उससे ज़्यादा हो जाए तो और बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात ये रही है कि मेरठ को ही क्यों चुना गया। मेरठ इसलिए क्योंकि वहाँ पर जाट बाहुल्य होने के साथ साथ सवर्ण बिरादरी के त्यागी भूमिहार ब्राह्मण भी वहाँ पर अच्छी खासी संख्या में हैं और कुछ दिन पहले थोड़ी सी नाराज़गी देखने को मिली थी, इसलिए उसको भी साधने की कोशिश वहाँ से की जा रही है। अरुण गोविल क्योंकि उम्मीदवार बनाए गए हैं, उनकी छवि को सामने रख करके भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि मेरठ से करने से बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर
ये जो इलाके हैं पूरी तरह से अगर कहा जाए तो सेंटर में पूरा पड़ता है, तो केंद्र बिंदु उसको बना दिया गया है और वहां से प्रधानमंत्री जब हुंकार भरेंगे, जन चौधरी जब उनके साथ स्टेज शेयर करेंगे। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अक्षय, और वही सेंटिमेंट है जिसको अब करके बीजेपी वहां पर वोटों की राजनीति इस समय कर रही है।